स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में आपको गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब को खींचने के 3 नियम समझाए गए थे। उसी नियम के आधार पर आज हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। इसकी कुल 6 स्थितियां होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम स्थिति, फर्स्ट सिचुएशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो वस्तु है वह अनंत पर स्थित हो। अनंत का मतलब होता है कि वह दूरी जिसको हम मेजर न कर सकें तो उसको अनंत माना जाता है। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। माना एक वस्तु O डैश अनंत पर स्थित है। अनंत पर स्थित होने के लिए हम उसको फिगर में दिखाएंगे तो मुख्य अक्ष से थोड़ा दूर रखेंगे, थोड़ी दूर पर कुछ इस प्रकार शो करेंगे। मान लेते हैं वस्तु का नाम O डैश है, तो यहाँ पे थोड़ा डॉटेड डॉटेड दिखा दीजिए। यह प्रदर्शित करेगा कि वस्तु बहुत दूर है, अर्थात अनंत पर स्थित है। यहाँ पे आप मुख्य फोकस बना लीजिए और यहाँ पे आप वक्रता केंद्र। ये आपका अवतल दर्पण है, इसका नाम हो गया M1 M2। इस प्रकार आप इसको फिगर को बनाएंगे अवतल दर्पण को। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। चूंकि वस्तु अनंत पर स्थित है तो मुख्य फोकस पर नहीं, थोड़ा सा डॉटेड करके आप इसको दूर दिखाएंगे और यहाँ पे डॉट डॉट कर देंगे। ये प्रदर्शित करेगा कि वस्तु बहुत दूर है। तो मान लेंगे कि O डैश एक वस्तु है जो अनंत पर स्थित है। अब बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती हैं जो दर्पण के द्वारक पे टकराती हैं। दर्पण का द्वारक मतलब दर्पण का जितना भाग परावर्तक पृष्ठ होता है वह दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब प्रत्येक किरणों के लिए ग्राफ नहीं खींचा जाएगा, आरेख नहीं खींचा जाएगा। हम प्रत्येक स्थिति के लिए 2 किरणों को लेंगे, एक जो वक्रता केंद्र से होकर के जाए और दूसरा जो फोकस से होकर के जाए या समांतर हो। मतलब 2 ही किरणों को हम लेंगे इस आरेख को खींचने के लिए। तो सबसे पहले जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अनंत से चलने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें आपस में समांतर मानी जाती है। कारण ये होता है कि इतनी दूर होती है, इतनी उसकी लंबाई अत्यधिक होती है, इतनी ज्यादा होती है जिसको हम मेजरिंग नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको समांतर ही मानते हैं। तो हम 2 किरणों को लेंगे जो अनंत से चल रही हैं। अनंत से चलने के कारण ये किरणें आपस में समांतर होंगी। तो पहली किरण वस्तु O डैश से चलने वाली प्रथम किरण है जो मुख्य फोकस से होकर जाती है। नियमानुसार परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, कुछ इस प्रकार। इस किरण का आप नाम दे दीजिए। पहली किरण O डैश A जो मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आएगी। यह दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, कट करेंगी। जहां पे कट पॉइंट है उस कट पॉइंट का नाम हम दे देंगे I डैश। अब I डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा I डैश। यही I डैश वस्तु O डैश का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब यह जो प्रतिबिंब बना है यह मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ है। तो जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। ठीक है, समझ लीजिए इसको एक बार फिर से। जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा तो हम यह कहेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बना है, और अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ बनता है तो कहेंगे कि प्रतिबिंब सीधा बना है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो अनंत पर स्थित होने की वजह से चलने वाली किरणें आपस में समांतर होती हैं। प्रथम किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेकेंड रेज मतलब द्वितीय किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पे वापस लौट जाती है।
दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु का नाम आई डैश है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब आई डैश ही वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब इसको वास्तविक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती और प्रतीत नहीं होती हैं। चूंकि प्रतिच्छेद कर रही हैं, वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए जो बना हुआ प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक होगा, और यह जो प्रतिबिंब बनेगा यह उल्टा बनेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर स्थित है, तो मुख्य फोकस से लंबवत, अगर यहाँ मुख्य अक्ष के लंबवत कोई रेखा खींचे इस प्रकार और इस प्रकार नीचे की तरफ जाए, तो इस भाग को आपको बताया गया कि फोकस तल कहते हैं। पहले भी बताया जा चुका है कि मुख्य अक्ष से तथा मुख्य फोकस से लंबवत खींची गई जो रेखा होती है वो फोकस तल कहलाती है। तो यह जो प्रतिबिंब है मुख्य फोकस पर ही स्थित है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो मुख्य फोकस यानी कि फोकस तल पर स्थित होगा तथा यह वस्तु से अत्यधिक छोटा बनेगा। चलिए अब हम सेकेंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच स्थित होगी। अब वस्तु को हम अनंत से थोड़ा पास ले आएंगे, उस अवस्था में हम वस्तु को वक्रता केंद्र और मान लेते हैं कि अनंत बहुत दूर है, तो बीच में उसको रख देते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो इस बार वस्तु को मुख्य अक्ष पर रख करके शो कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है। अब इस अवस्था में मानेंगे दो किरणों को हम लेंगे, माना एक किरण ओ डैश ए जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। मान लेते हैं एक वस्तु ओ डैश है, ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ओ डैश ए जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर के चली जाएगी कुछ इस प्रकार, यहां से। ये आपको नियम बताए जा चुके हैं पहले भी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। दूसरी किरण ओ डैश बी, इसका नाम बी लिख दीजिए, ओ डैश बी, जो आप देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र सी से होकर पास कर रही है, गुजर रही है। परावर्तन के पश्चात यह किरण अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो आप परावर्तित किरण के लिए यहाँ पे एरो दिखा देंगे। तो फिर से रिपीट करता हूँ, ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली किरण ओ डैश ए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण ओ डैश बी जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। इस अवस्था में दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। उस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम हम दे देंगे आई डैश। आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है आई डैश। यही आई डैश वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना हुआ है, अर्थात यह प्रतिबिंब उल्टा है। जैसा कि आप देख रहे हैं बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना है। अतः जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में स्थित होती है तब उस अवस्था में जो प्रतिबिंब होता है सी और एफ के बीच में स्थित होता है तथा वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए अब तीसरी स्थिति पर आते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो मतलब वस्तु को हम और पास में ले आए और इस बार हमने उसको वक्रता केंद्र पर रख दिया। इस स्थिति में भी हम दो किरणों को लेंगे और आरेख खींचेंगे। तो सबसे पहले माना वस्तु ओ डैश जो वक्रता केंद्र सी पर स्थित है, ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, तो ये आपका मुख्य अक्ष है, इससे समांतर चलने वाली किरण इसका नाम हम लिख देंगे ओ डैश ए। परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी कुछ इस प्रकार। आप इसका एरो दिखा दीजिए। पहली किरण जिसका नाम है ओ डैश ए जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अवतल दर्पण पे परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी जिसका नाम हम दे देंगे ओ डैश बी,
दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से होकर के जाती है नियमानुसार परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यह टकराने के बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगी। ये दोनों ही परावर्तित किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। उस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम हम लिख देंगे आई डैश। अब आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब, एक लंब ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम लिख देंगे आई आई डैश। यही आई आई डैश जो है यह वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है। फिर से देख लीजिए कि ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ओ डैश ए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण जिसका नाम है ओ डैश बी जो मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों ही परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब आई आई डैश ही वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। आप देख रहे हैं कि यह प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना है, तो मुख्य अक्ष के नीचे बनने के कारण यह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तथा इस प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह वस्तु के आकार के बराबर होगा। एकमात्र स्थिति ऐसी आती है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तभी यह संभव है कि वस्तु का जो आकार है और प्रतिबिंब का जो आकार है वो आपस में बराबर होता है, और किसी भी स्थिति के लिए ऐसी संभावना नहीं है। मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तभी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार आपस में बराबर होता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक बनेगा, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा तथा उल्टा बनेगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट कंडीशन की ओर चलते हैं। अब वस्तु को थोड़ा सा हम और पास में ले आएंगे। अब चौथी कंडीशन क्या होगी, जब वस्तु मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। अब वस्तु को हमने क्या किया कि वक्रता केंद्र से और आगे की तरफ कर दिया, मतलब वो सी और एफ के मध्य में आ गया। अब इस अवस्था में भी हम दो किरणों की बात करेंगे और दो किरणों को लेकर के एक आरेख ड्रॉ करेंगे और पता करेंगे कि इमेज कैसी बनेगी इस अवस्था में। तो सर्वप्रथम ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जिसका नाम है ओ डैश ए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगी कुछ इस प्रकार से। दूसरी किरण ओ डैश बी जो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से समझ लेते हैं एक बार। प्रथम किरण ओ डैश ए जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अवतल दर्पण पर आपतित होने के बाद परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस होकर चली जाएगी। दूसरी किरण ओ डैश पी जो मुख्य फोकस से होकर के जाती है परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों ही परावर्तित किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसका नाम हम आई डैश दे देंगे और आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब ड्रॉ करेंगे आई आई डैश। यही आई आई डैश वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है वह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है तथा मुख्य अक्ष के नीचे बनने के कारण उल्टा बन रहा है तथा इस बार जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। अतः जब वस्तु को मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तब उस अवस्था में जो प्रतिबिंब होता है वह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है तथा प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह वस्तु की लंबाई से बड़ा बनेगा। अब इसके अगले स्थिति के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। आपने 4 स्थितियां पढ़ ली हैं, 2 स्थितियों के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।